हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 से संबंधित आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है और यूपी में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कोर्स अनिवार्य है और बीएड को जो मान्यता पहले थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब यूपी में टीचर बनने के लिए, प्राथमिक टीचर बनने के लिए डीएलएड अर्थात पूर्व नाम बीटीसी ही कंपलसरी है। और वैसे तो कहा जाए कि काफ़ी लंबे समय से जो है शिक्षक भर्ती नहीं आई है और लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती तो नहीं आई। लेकिन अब जो है डीएलएड अर्थात बीटीसी ऑनलाइन एडमिशन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी की जो प्रक्रिया है उसको देखने वाले हैं। किस प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे, क्या इसकी योग्यता है, कब तक जो है एज लिमिट रहेगी, क्या अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यूपी डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। साथियों, यहाँ पर विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लेटर लिखा गया है प्रेषक में सेवा में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। डेट आप देखें तो 9 सितंबर 2024 का ये आदेश है जो कि जारी किया गया है। शासनदेश संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। विषय है वही डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में शासनदेश निर्गत किए जाने तथा डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु समय सारणी जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था। किसके द्वारा अनुरोध किया गया? सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है। शासन द्वारा समय विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि डीएलएड अर्थात बीटीसी प्रशिक्षण में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनदेश दिनांक 26/5/2023 को अतिक्रमित करते हुए डीएलएड बीटीसी 24 व आगामी सत्रों में चयन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया निम्नलिखित दिशानुसार की जाएगी। तो पूर्व के जो आदेश रहे उनको 2023 का जो रहा है उसको रद्द करके अब किस प्रकार से कि प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण 23 एवं आगामी सत्रों में ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया के संबंध में शासनदेश दिनांक 26/5/23 निर्गत किया गया था। इसमें बताया गया कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन काउंसिलिंग कार्रवाई एवं जनपदों में अभिलेखित जांच चयन की कार्रवाई के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और 100% सीटों में भरे जाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों को अभ्यर्थियों में प्रवेश सम्मिलित किए जाने एवं नवीनतम प्रणाली से ऑनलाइन शोध जमा करने व्यवस्था में परिवर्तन के दृष्टिगत उक्त शासनदेश दिनांक 26/5/23 के कतिपय बिंदुओं में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः वर्तमान में डीएलएड प्रशिक्षण 24 एवं आगामी प्रशिक्षण सत्रों में चयन प्रवेश प्रक्रिया संबंध पूर्व निर्गत शासनदेश 26/5/23 को अतिक्रमित करते हुए डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी आगामी सत्रों में चयन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार की जाएगी। तो देखिए इसके दिशा निर्देश क्या है। पहला आप देखें तो डीएलएड प्रशिक्षण, यह प्रशिक्षण सेवापूर्ण 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसमें पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बीटीसी प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था। एनसीटी जनवरी 2014 परिषद 2 के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड कहा जाएगा। ठीक है, कहा जाता है। ई आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को ई आवेदन पत्र कहा जाएगा। प्रशिक्षण हेतु आवेदन डीएलएड 24 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र ही होगा, डाक द्वारा किसी अन्य माध्यम से नहीं रहेगा। आवेदन द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से एक ही आवेदन किया जाएगा। ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु मान्य होंगे राजकीय डाइट एवं निजी डीएलएड सीटों पर चयन किस प्रकार से? एनसीटी द्वारा डाइट एवं निजी संस्थान हेतु अनुबंध सीटों पर कला विज्ञान पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदन को चयन मेरिट द्वारा किया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से पहले रहता था कि कला की सीटें अलग रहती थी, विज्ञान की अलग, महिला पुरुष की, इस प्रकार से बनती थी, लेकिन अब सीधा डायरेक्ट मेरिट के हिसाब से चयन हो जाएगा। वहीं एनसीटी से मान्यता तथा प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं जो केवल महिलाओं हेतु में महिला अभ्यर्थी चयनित की जाएंगी। आवेदन के लिए अर्हता आप देखें तो इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हों जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीबीएसई आईसीएसई मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के समकक्ष परीक्षा
एवं विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। देखिए इसमें बताया गया 50% अंकों के साथ, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर ये बोर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थी न्यूनतम अंकों में 5% छूट दी जाएगी। तो 5% छूट किसको दी जाएगी आप समझ लें, SC, ST, OBC, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक में स्वयं। वहीं आगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एवं कोबसे द्वारा अमान, यूजीसी द्वारा फर्जी अमान घोषित की गई संस्थाओं विश्वविद्यालय से किसी भी स्तर हाई स्कूल, इंटर तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एक रूपता की दृष्टि से 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदन के पात्र नहीं होंगे। देखिए एक रूपता लाने के लिए क्या कहा गया कि 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे, क्योंकि एक रूपता के लिए, ठीक। वहीं दिनांक 20/5/16 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के विनियम 17/7 में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा से समकक्षता प्रदान की गई है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। आयु की बात कर लें तो 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। उदाहरण स्वरूप DLED प्रश्न 24 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 24 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। न्यूनतम आयु में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, न्यूनतम आयु में छूट नहीं रहेगी। वहीं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट दी जाएगी। किस किस को? देखिए SC, ST, OBC को जो है 35 वर्ष अगर हाईएस्ट हो गई है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन मिनिमम में कोई छूट नहीं दी जाएगी किसी को भी। वहीं देखिए दिव्यांग, विकलांग अभ्यर्थियों अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। वहीं दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 15 वर्ष की रहेगी। वहीं भूतपूर्व सैनिक आयु में छूट नियमानुसार यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना की गई सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो यह समझा जाता है ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु समय शर्तों को पूरा करता है तो उसको दे होगी। तो उसकी किस प्रकार से देखिए भूतपूर्व सैनिक को संबंधित बताया है किस प्रकार से किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना की सेवा की संपूर्ण अवधि तो उसकी वास्तविक आयु, अगर किसी अभ्यर्थी की वास्तविक आयु 45 है, ठीक है, और उसने सेवा कर ली है 15 साल, तो इसी को इसके हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 साल होती है, ठीक है। इस प्रकार घटाई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, अधिकतम घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो यह समझ आता है कि ऐसी सेवाओं के लिए रहेगा, ठीक। निवास के लिए बताया गया उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी होना चाहिए अभ्यर्थियों को, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश अपने गृह जनपद सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तथा जारी किया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन निरस्त माना जाएगा। आगे देखें DLED प्रवेश के अंतर्गत अभिलेख की जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत, देखिए अन्य राज्यों के लिए क्या बताया कि प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण रिक्त सीटों में प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाए। तो कुल मिलाकर प्रथम चरण में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और सारी प्रक्रिया क्या रहेंगी, इसके विज्ञापन निकाला जाएगा, समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन दिया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से ही जो है इसको फॉर्म भरा जाएगा, लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद घोषित परीक्षा फल ई आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। देखिए ये बात स्पष्ट यहाँ पर है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद के अगर कोई भी घोषित परीक्षा फल हो, शैक्षिक अंक पत्र हो, आरक्षण प्रमाण पत्र हो, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश समय स्वीकार नहीं हो तो अभी से इसको बनवा लें। आवेदन अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान करते हुए इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि भविष्य में सत्यापन से किसी प्रकार की विसंगति होती है उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अंतिम तिथि तक अगर किसी परिणाम आ जाता है ग्रेजुएशन का, यानी कि आवेदन अंतिम तिथि तक जो अंतिम तिथि रहेगी, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण, विशेष
आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आवेदन की अंतिम तिथि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वहीं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जो सूचना अंकित की जाएंगी, विभिन्न परीक्षाओं जो अंक उल्लेखित किए हैं, जिस श्रेणी के आरक्षण विशेष आरक्षण दावा किया जाएगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टियां अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समय भरे गए विवरण का प्रिंट आउट, ऑनलाइन पेमेंट का प्रिंट आउट तथा पूर्ण आवेदन पत्र प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे। तो ये जरूरी भी है और इसको रखना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी अंक तालिका में प्राप्त पूर्णांक स्थान में ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो, तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत कन्वर्जन फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचेव सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट के समतल प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत परिवर्तित करने का सूत्र फार्मूला अभिलेखीय जांच के समय साथ लाना होगा। यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी चल रहा है, चाहे वो जो है हाई स्कूल इंटर में हो, उसका जो भी फार्मूला है उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख रेख में सावधानीपूर्वक भरवाएं। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने पश्चात ही सेव करें। वहीं अभ्यर्थियों अपने ऑनलाइन आवेदन अंकित प्रविष्टियों संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों को अभिलेखों से मिलाना अवश्य कर लें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट निकालकर उसमें किए गए प्रविष्टियों मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन संशोधन करने का कोई अवसर दे नहीं होगा। उक्त घोषणा पत्र के चयन के उपरांत अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गए OTP वेरीफाई करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा। इसके अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन समय अपने सही मोबाइल नंबर का अंकित करें, ये भी चीज़ ध्यान रखें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फाइनल सेव करने उपरांत किसी ब्यौरे में परिवर्तन सुधार के अनुरोध किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए। किसी कारण से पुष्टिकरण प्रश्न अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी परिणाम के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरा के विवरण ही अंतिम होगा। तो देखिए इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर उसे किसी भी परिस्थिति में वापस अथवा भविष्य के प्रश्न हेतु समायोजित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी से क्या आता है, अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें। आवेदन पत्र किसी त्रुटि विषय स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर नवीन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किए गए अंतिम आवेदन को मान करते हुए अन्य आवेदन अमान्य, इसका संपूर्ण उत्तरदायी अभ्यर्थी को होगा। तो देखिए ये बात स्पष्ट है। अगर मान लीजिए आपके में गलती हो जाती है और आप जो है ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देते हैं लेकिन आप उसको संशोधन चाहते हैं, तो इसके लिए यही रहेगा कि आप दोबारा से एक नया ऑनलाइन आवेदन कर दें। ठीक है, वही लास्ट वाला आवेदन ही आपका स्वीकार किया जाएगा और पूर्व के आवेदन को निरस्त कर दिया। यही बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। ठीक है, बाकी की चीज़ें वही हैं। आप जो है अपने जो भी चीज़ें हैं आप उसको लगा दें। अभ्यर्थी अपनी पहचान ID प्रमाण में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फ़ोटो युक्त पासबुक, UID में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। चयन अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया क्या रहेगी? DLED प्रश्न 24 एवं आगामी प्रश्न हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के प्राप्त प्रतिशत योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। गुणांक का आकलन प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित राउंड ऑफ किया जाएगा। चयन के समय यदि एक ही परीक्षा श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों गुणांक बराबर होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। गुणांक आयु भी समान होने पर अगली वर्णाक्रम में अभ्यर्थियों को नामानुसार वरीयता दी जाएगी। तो जो नियम है उस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख लें अंतिम न्याय तिथि एवं समय तक ऑनलाइन विकल्प भरा जाएगा। विकल्प भी भराए जाएंगे जब आपको मिलेगा। इस मेरिट के हिसाब से कॉलेज आवंटित होगा। DLED प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष किया जाएगा। यदि प्रवेश हेतु संस्तुत अभ्यर्थी अपने आवेदन कॉलेज अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रवेश के अग्रिम चरण में संबंधित कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी संस्तुत किए जाएंगे। प्रवेश हेतु अभिलेख की जांच में सभी सीटें भर जाएं। इसके लिए आवश्यक है निजी संस्था अपने वेबसाइट को प्रतिदिन अपडेट करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रतिशत छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या तथा बैंक अकाउंट विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते रहें। जिस अभ्यर्थी को अभिलेख की जांच से प्रवेश हेतु मेरिट विकल्प के आधार पर कॉलेज आवंटन कर दिया जाए वह अपने आवंटन कॉलेज के बैंक अकाउंट अभिलेखों की जांच के दिनांक से 3 दिन के अंदर शुल्क जमा करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी अभिलेख की जांच अथॉरिटी आवंटन संबंधित संस्थाओं के समक्ष शुल्क जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सहयोग से प्रदान की जाएगी। जो भी मेरिट है वो अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा एनआईसी लखनऊ सहयोग से तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी। अभ्यर्थियों स्टेट रैंक वेबसाइट प्रसिद्ध की जाएगी। वहीं प्रश्न 100% सीटों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान अवली की जांच एवं प्रवेश काउंसलिंग कार्यवाही 2 चक्रों में संपादित कराई जाएगी। काउंसलिंग प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक के आधार पर प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकेंगे। प्रत्येक चरण का विस्तृत चरणवार कार्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने से पूर्व भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद की सीट को लॉक कर सकेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुने संख्या पर कोई बात नहीं है, वह एक बार में उपलब्ध समस्त संस्थान विकल्प बेहतर क्रम में चुन सकता है, जिसमें उसकी मेरिट सापेक्ष चुने हुए विकल्प में किसी एक प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जाए। वहीं देखिए क्या बताया लास्ट में कि कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 5,000 अभ्यर्थियों वापस नहीं की जाएगी। काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प पूरे किए जाने हेतु पुनः ₹5 भुगतान करना होगा। देखिए, अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने के उपरांत, ठीक है, अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थियों को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प पूरे किए जाने हेतु पुनः 5,000 का भुगतान करना होगा। तो ये सुविधा यहाँ पर दी जा रही है कि अगर वो एडमिशन नहीं लेते उस संस्थान में 5,000 रुपये उनका चला जाएगा। दोबारा से अगर वो अन्य विद्यालय का लॉक करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये उनको फिर से देने होंगे। अभ्यर्थी के मेरिट में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प के आधार पर सीट आवंटन होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान से अभिलेख के जांच प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु आवंटन सह पुष्टि पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटन प्रशिक्षण संस्थान का आवेदन पत्र प्रिंट कर सकेंगे। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए कुल धनराशि 10,000 एवं अलॉटमेंट फीस 5,000 एवं कन्फर्म फीस 5,000 समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क में संस्था को कर दिया जाएगा। वहीं निर्धारित अंतिम तिथि अभिलेख की जांच प्रशिक्षण उपस्थित न होने पर प्रवेश न लेने वाले जाने और किसी भी प्रकार अभिलेख की प्रश्न पाए जाने में उनके द्वारा भुगतान किया गया 5,000 वापस नहीं किया जाएगा। ये बात स्पष्ट पहले से ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें चीज़ें चलती रहेंगी। अब आप आगे देखें इसका जो है किस प्रकार से समय सारणी जारी की गई है। इसका पेमेंट जो है जब आप आवेदन भरें बैंकिंग, ATM, UPI सभी तरीके से पेमेंट इसका हो जाएगा। देखिए इसका शुल्क क्या रहेगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग की तो 700, SC ST के लिए 500, विकलांग के लिए 200 रुपये की फ़ीस जो है देनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क भुगतान किए जाने आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने उपरांत किसी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब इसकी चलिए समय सारणी को देखते हैं। समय सारणी किस प्रकार से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों जहां स्थापित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट को NCT द्वारा DLED प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं अथवा 9 सदस्य जनपदों जहां जिला शिक्षा एवं संस्थान डाइट की स्थापना नहीं हो सकी। कॉलम फर्स्ट, उक्त जनपद जिस अभियोजित पूर्व मूल जनपद का हिस्सा है। देखिए इनको कासगंज डाइट, हरचंदपुरा कला, एटा, इस प्रकार से इनकी डाइट जो है ये वाली डाइटें लगती हैं। हमीरपुर की डाइट चरखारी, महोबा, बलरामपुर, तो ये वाली डाइटें यहाँ पर चलती हैं। DLED प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित रेगुलर अनावासीय जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। डाइट की चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 10,200 होगा। उस शुल्क का मतलब विवरण इस प्रकार से है। देखिए जो विवरण बताया जा रहा है उस प्रकार से है। पूरा इसमें सब चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। वही आप आगे देखें तो इसकी समय सारणी को किस प्रकार से दिया हुआ है। समय सारणी 12 सितंबर 24 से इसका विज्ञापन जारी होगा। 18 सितंबर 24 से इसका आवेदन होंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 24 रहेगी। शुल्क जमा करने की 10 अक्टूबर, प्रिंट लेने की 12 अक्टूबर, प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 24 के आधार पर स्टेट रैंक 16 अक्टूबर प्रकाशित होगी। और इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम इसका जारी रहेगा। तो DLED में प्रवेश हेतु सारी प्रक्रिया जारी कर दी गई है और जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियां या भविष्य में आने वाली भर्तियां अब DLED अर्थात BTC के माध्यम से होंगी, क्योंकि B.Ed को जो है प्राइमरी में अब एलिजिबल नहीं माना गया। तो उम्मीद है कि आपको इसका विज्ञापन समझ में आ चुका होगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं DLED में तो वो इस विज्ञापन को देख लें। सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया गया है।
साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आपसे शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, जानकारियों के साथ। जय हिंद।